मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है। एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से नीट में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं। मतलब इस चैप्टर से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस टॉपिक के अंदर हम डीएनए, आरएनए और इनसे रिलेटेड प्रोसेस के बारे में समझते हैं। डीएनए आरएनए से रिलेटेड प्रोसेस मतलब जैसे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन का सिंथेसिस, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये सारे पार्ट हम इसमें कवर करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, इसको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। तो एग्ज़ाम में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और पढ़ने के लिए भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के अंदर आप लोग बच्चों मॉड्यूल को तो पूरा फॉलो करेंगे ही, मॉड्यूल की सारी बातें हम यहाँ समझेंगे। साथ ही साथ अपना एक रजिस्टर भी बना के रखें ताकि उसमें कोई डायग्राम आता है तो आप उसमें साथ साथ ऐड करते रहे। तो आप दोनों से पढ़ें, मॉड्यूल साथ में अपना एक रजिस्टर, और एनसीईआरटी को साथ साथ आप रिवाइज करें। जितना पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में आप उसको डेली पढ़ते भी जाएं। जो भी डाउट है उसको फिर सोल्व किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड के दो सबसे बेस्ट एग्जांपल है डीएनए, आरएनए। हम डीएनए, आरएनए इन दोनों की स्ट्रक्चर समझेंगे, ये सेल में कहाँ मिलते हैं वो समझेंगे, किन से मिलकर ये बने होते हैं, क्या इनके फ़ायदे हैं, इन सब बातों को अब यहाँ हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करें डीएनए और आरएनए सेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, ये बच्चों आपके सामने एक यूकैरियोटिक सेल है। इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंडिंग जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। मतलब ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही कई सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। आप जानते भी हैं इन ऑर्गेनल्स में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसी तरह से यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ईआर होती हैं, गोल्जी बॉडी होती हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। ऐसे कई ऑर्गेनल्स यहाँ आउटसाइड में मतलब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब हमें ये देखना है कि कहाँ पर डीएनए होता है और कहाँ पर आरएनए होता है। क्लियर? अच्छा, स्टार्ट करते हैं कि डीएनए आरएनए कहाँ का है। अगर हम डीएनए की बात करें तो सेल के अंदर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ आपको डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा आपको डीएनए प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। यानी डीएनए की सेल में 3 लोकेशन है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इन तीनों में से सबसे मेन डीएनए हमेशा याद रखिएगा न्यूक्लियस का होता है। न्यूक्लियस का डीएनए बहुत बड़ा होता है, इसकी परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम साइटोप्लाज्मिक डीएनए की बात करें, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए की बात करें, तो ये काफ़ी छोटा होता है। यानी मेन डीएनए जो होता है हमेशा याद रखिएगा बच्चों, वो न्यूक्लियस का डीएनए होता है। अच्छा, ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है तो इसी डीएनए को स्पेशली नाम दिया जाता है न्यूक्लियर डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए क्यों कहा है? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर बैठा है, इसलिए इस डीएनए को नाम दिया जाता है न्यूक्लियर डीएनए। क्लियर? अच्छा, न्यूक्लियस के अलावा ये डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड आप जानते हैं कि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म में डीएनए है तो इसीलिए इन डीएनए को स्पेशली नाम दिया गया साइटोप्लाज्मिक डीएनए। इनको साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहते हैं। इसी का एक नाम और दिया जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अलावा है। आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के अलावा डीएनए प्रेजेंट है, इसलिए नाम दे दिया गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। क्लियर? तो इसे हम साइटोप्लाज्मिक या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। तो डीएनए 2 तरह का हो गया, एक तो हो गया न्यूक्लियर डीएनए, एक हो गया साइटोप्लाज्मिक डीएनए। आप ध्यान से एक बात देख भी रहे होंगे कि न्यूक्लियस का जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है डबल स्टैंड है और एक लीनियर फॉर्म में होता है। ये लीनियर फॉर्म में होता है, जबकि ये साइटोप्लाज्मिक डीएनए जो आपको दिखाई दे रहा है तो ये भी डबल स्टैंड। बहुत इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए भी होता डबल स्टैंड ही है, लेकिन ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। क्लियर? तो यहाँ का डीएनए लीनियर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है डबल स्टैंड के साथ साथ सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अच्छा, डीएनए कहाँ कहाँ होता है ये बात तो हमने समझी। तो डीएनए की 3 लोकेशन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। अच्छा, ये प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट तो आपके सामने है, इसी तरह से आपने सुना होगा ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, उनके अंदर भी डीएनए होता है।
मतलब तीनों ही तरह के प्लास्टिड के अंदर डीएनए होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कॉमन वर्ड प्लास्टिड लिखा है। प्लास्टिड में सबसे वेल नोन एग्जाम्पल होता है क्लोरोप्लास्ट, तो इस क्लोरोप्लास्ट का नाम हमने यहाँ मेंशन किया। लेकिन आप ये हमेशा याद रखना, तीनों तरह के प्लास्टिड के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे क्रोमोप्लास्ट हो, चाहे ल्यूकोप्लास्ट हो। क्लियर? तो ये बात तो हमने समझी कि डीएनए कहाँ कहाँ है। क्लियर? अब हम बात करते हैं आरएनए की। आरएनए की बात की जाए तो इस डायग्राम में जो जो आपको अब रेड कलर से दिखाई दे रहा है, ये बच्चों यहाँ पर आरएनए है। आरएनए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये डीएनए से आरएनए बना, मतलब न्यूक्लियस के अंदर आरएनए दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस के अलावा आपको आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको प्लास्टिड के अंदर दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म में फ्री भी दिखाई दे रहा है, और एक स्पेशल ऑर्गेनल राइबोसोम है, इनके अंदर भी आरएनए दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो रेड कलर से यहाँ पे बनाया गया, ये रेड कलर वाला कहलाता है आरएनए, और ये आरएनए न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, साइटोप्लाज्म में फ्री है और राइबोसोम में भी प्रेजेंट है। मतलब आरएनए की लोकेशन आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। क्लियर? एक क्वेश्चन यहां एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल में मोर स्कैटर्ड फॉर्म में कौन है, डीएनए है या आरएनए है? तो आप डायग्राम में देख के कह भी पा रहे हैं कि आरएनए आपको बहुत सारी जगह दिखाई दे रहा है, आरएनए ज्यादा जगह दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कहते हैं आरएनए सेल में ज्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। क्लियर? तो डीएनए की कहां लोकेशन है, आरएनए की कहां लोकेशन है, ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। क्लियर? आगे चीजें आपको बार बार नहीं समझाई जाएगी कि डीएनए कहां होता है, आरएनए कहां होता है, तो ये बातें आप अच्छे से याद रखिए। क्लियर? ये जो बात हमने सीखी थी, ये तो थी यूकैरियोटिक सेल की, जिसमें आप देख रहे हैं ऐसे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको कोई न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, यहां न्यूक्लियस नहीं होता, यहां बस आपको एक ही कंपार्टमेंट दिख रहा है और उस कंपार्टमेंट का नाम साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही यहां डीएनए है, और यहां का डीएनए आप देख रहे हैं डबल स्टैंड तो है ही, 2 स्टैंड वाला है, एक स्टैंड ये है, एक स्टैंड ये है, तो 2 स्टैंड है, डबल स्टैंड है, और ये सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर? डीएनए यहां बनाता है आरएनए, फिर यही आरएनए प्रोटीन बनाता है, सारा काम यहां पर साइटोप्लाज्म में होता है। तो प्रोकैरियोट की खास बात ये होती है कि यहां पर डीएनए, आरएनए सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही मिलते हैं, क्योंकि यहां न्यूक्लियस जैसी कोई चीज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कहां डीएनए है, कहां आरएनए है, ये बेसिक बात अभी हमने सीखी है। क्लियर? अब हम ये सीखेंगे कि डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनके डिस्कवरी किसने की है, ये बातें अब हम समझते हैं। अगर हम बच्चों न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर करने का काम एफ मिशर ने किया था। एफ मिशर ने 1869 में पहली बार न्यूक्लिक एसिड को ऑब्जर्व किया था। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को देखा था पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर। बात आती है पस सेल क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि कहीं पर जब बॉडी में चोट लग जाती है तो उस जगह पस आने लग जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि ये मान लीजिए एक पस सेल है, इस पस सेल का ये न्यूक्लियस है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर इन्हें यहां पर एक डेंस मटेरियल देखने को मिला। अच्छा, ये जो डेंस मटेरियल इन्हें दिखा था, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था। क्लियर? तो न्यूक्लियस के अंदर इन्हें एक डेंस मटेरियल दिखा था, और इसी डेंस मटेरियल को इन्होंने स्पेशल नाम दिया न्यूक्लिन। मतलब ये जो डेंस मटेरियल इन्होंने दिखाई दिया था, इसे इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। न्यूक्लिन नाम इसलिए दिया था क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस के अंदर है इसलिए इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लिन। न्यूक्लिन क्यों कहा? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी का क्रेडिट गया था एफ मिशर को, 1869 में डिस्कवर किया था और नाम दिया था न्यूक्लिन। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, न्यूक्लिन टर्म किसने दी है? तो न्यूक्लिन टर्म याद रखिएगा एफ मिशर ने। इस चैप्टर के अंदर साइंटिस्ट के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार यहां साइंटिस्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं, नीट में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप इस चैप्टर में साइंटिस्ट के नाम भी अच्छे से याद रखें, स्पेशली वो साइंटिस्ट हमें याद रखना ही है जो एनसीईआरटी में लिखे हुए। तो एनसीईआरटी के सारे साइंटिस्ट हमें अच्छे से आना चाहिए। क्लियर? अच्छा, बात आती है फिर न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दी। तो न्यूक्लिक एसिड टर्म देने वाले साइंटिस्ट थे अल्टमैन। अल्टमैन ये मिशर साहब के स्टूडेंट थे, और इन्होंने फाइनली अल्टमैन ने ही न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। न्यूक्लिक एसिड नाम इसलिए दिया था क्योंकि ये जो न्यूक्लिन है इसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है, और एसिडिक प्रॉपर्टी है, इसी बेसिस पे इसको नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा? क्योंकि ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड कहा गया, और ये नाम देने वाले अल्टमैन। तो साइंटिस्ट के नाम अच्छे से याद रखना। मिशर साहब ने तो नाम दिया था न्यूक्लिन, और अल्टमैन साहब ने नाम दिया है न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? अब हमें यह सीखना है
कि ये न्यूक्लिक एसिड बने किसके हैं, मतलब डीएनए आरएनए ये किसके बने होते हैं ये हम समझे। डीएनए और आरएनए दोनों की बात करें तो दोनों ही हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर को हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं चेन। न्यूक्लियोटाइड की अगर हम चेन बनाएं, न्यूक्लियोटाइड की एक बड़ी सी चेन बनाते जाए तो न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होगी उसी को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है। अगर इन न्यूक्लियोटाइड को ऐसे अटैच करते जाए, न्यूक्लियोटाइड को ऐसे अटैच करते जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड की ऐसी चेन बनती जाएगी, ऐसे यहां पर ऐसे कंटिन्यूअस चेन बनती जाएगी, और ये जो चेन बनेगी इसी चेन को कहेंगे न्यूक्लिक एसिड। मतलब ये छोटा पार्ट, इतना पार्ट ये न्यूक्लियोटाइड, और ये पूरी होल चेन न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। क्लियर। सबसे पहली बात आती है कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। सबसे पहले हम ये तो जान ले कि न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है। न्यूक्लियोटाइड उसको कहा जाता है जिसके स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट आता है नाइट्रोजन बेस, सेकंड कंपोनेंट आता है पेंटोस शुगर, एंड थर्ड कंपोनेंट आता है फॉस्फेट। अगर इन तीनों को ज्वाइन कर दे, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट तीनों को ज्वाइन कर दे, तो इसकी पूरी होल स्ट्रक्चर जो बनेगी उसी होल स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती है। इसी से मिलता जुलता बच्चों एक वर्ड आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड उसको कहा जाता है जिसमें नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर होती है, जिनमें फॉस्फेट नहीं है। फॉस्फेट नहीं है तो उसको नाम दे देते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और साइड में इतना सा डिफरेंस है, फॉस्फेट है तो न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट नहीं है तो न्यूक्लियोसाइड होता है। क्लियर। दोनों में क्या डिफरेंस है क्लियर हो रहा है। आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर क्या किया, ये नाइट्रोजन बेस, इसको शुगर, और शुगर को फिर फॉस्फेट से लिंक किया। अच्छा, नाइट्रोजन बेस से लेके शुगर, फॉस्फेट को हटा दो, नाइट्रोजन बेस से लेके शुगर यहां तक के पार्ट की हम बात करें तो यह पार्ट कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या इंक्लूड नहीं है, फॉस्फेट। लेकिन अगर फॉस्फेट को भी ज्वाइन कर दिया जाए तो यह पूरी होल स्ट्रक्चर बन जाती है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की खास बात क्या है कि इसमें शुगर हमेशा बीच में रहती है। बहुत अच्छे से याद रखना, शुगर को एकदम बीच में रखना है, एक साइड फॉस्फेट जोड़ना है और एक साइड नाइट्रोजन बेस जोड़ना है। यानी बीच में शुगर होगी, एक साइड फॉस्फेट, एक साइड नाइट्रोजन बेस जुड़कर फाइनली बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये बच्चों यहां पर क्या कहला रहा है, न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से आपको समझाने के लिए ये स्ट्रक्चर और ड्रॉ की, आप ही नाम बताइए इसका। हाँ, इसका नाम हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड। वेरी गुड। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड, ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड। ऐसे यहां पर कई न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। सिखाने के लिए मैंने 1 2 3 4 न्यूक्लियोटाइड बनाए, लेकिन ऐसे न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे हो सकते हैं। ये 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 9, कितने सारे हो सकते हैं, मतलब काफी लंबे सारे होते हैं। अच्छा, अब इन न्यूक्लियोटाइड की हमें क्या बनानी है, चेन। चेन बनाना मतलब इसको इससे जोड़ना है। तो जोड़ते टाइम इसका शुगर नेक्स्ट वाले के फॉस्फेट के साथ जुड़ा। कौन सा बॉन्ड से जुड़ा इसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। इसका शुगर इसके फॉस्फेट से जुड़ेगा, फिर इसका शुगर इसके फॉस्फेट से जुड़ेगा, फिर इसका शुगर इसके फॉस्फेट से जुड़ेगा। जब ये ऐसे जुड़ते जाएंगे तो ये चेन बनती जाएगी, और यहां से लेके यहां तक की ये जो पूरी चेन बन रही है, इसी पूरी होल चेन को हम नाम दे सकते हैं डीएनए, या इसी होल चेन को हम नाम दे सकते हैं आरएनए। मतलब यही डीएनए और आरएनए है। क्लियर। तो डीएनए आरएनए ये पूरा है, लेकिन ये छोटा जो पार्ट इतना सा बना है, इस छोटे सेक्शन को हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। पूरी चेन का नाम आप ही बताइए, डीएनए या आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड, और ये जो छोटा पार्ट है इसको न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। यानी डीएनए आरएनए ये तो एक बड़ा पॉलीमर है, और ये न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है। मोनोमर मतलब एक यूनिट। तो यहां पर न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर होगा, और पूरी चेन जो बनेगी उसको हम पॉलीमर कहेंगे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डीएनए आरएनए छोटे मॉलिक्यूल हैं या बड़े मॉलिक्यूल, बताइए। डीएनए आरएनए काफी बड़े बड़े होंगे, क्योंकि यहां चेन बनाते जाएंगे तो काफी बड़े बनते जाएंगे। अच्छा, बहुत बड़े बनेंगे तो एक तरह से इनको हम कह सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। यानी डीएनए और आरएनए दोनों को ही स्पेशली इंक्लूड किया जाता है मैक्रोमोलिक्यूल। तो डीएनए एंड आरएनए बोथ आर मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि ये बड़ी साइज के होते हैं, और ये पॉलीमर होते हैं क्योंकि न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर इनकी चेन बनाते जाते हैं। क्लियर। अब बच्चों हम यहां पर यह समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड के जो 3 कंपोनेंट है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट, इनकी क्या क्या खास बातें हैं। क्लियर। इनकी बातों को हम एक एक करके समझेंगे। अच्छा, एक बात आपसे पूछी जाए, क्या डीएनए आरएनए के अंदर फॉस्फेट होता है क्या? जरा सोचिए, ये पूरा डीएनए आरएनए है, तो आप देख रहे हैं इसमें तो फॉस्फेट है। क्या डीएनए आरएनए में शुगर होती है? बिल्कुल होती है। और डीएनए आरएनए में और क्या होता है, तो नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस,
शुगर और फॉस्फेट ये सब डीएनए एंड आरएनए दोनों में होते हैं। बच्चों को डीएनए का नॉलेज तो फिर भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब आरएनए की बातें आती है तो वो गलती करना चालू कर देते हैं। तो याद रखना, आरएनए में भी शुगर होती है, फॉस्फेट होते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का न्यूक्लिक एसिड ही तो है, बिल्कुल वही डीएनए के जैसा होता है। हाँ, कुछ डिफरेंस है, उसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। क्लियर? एक एक करके बच्चों अब हम इन न्यूक्लियोटाइड के सारे कंपोनेंट समझते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन बेस समझेंगे, फिर पेंटोस शुगर समझेंगे और फिर फॉस्फेट की बातें समझेंगे। एक एक करके हम सबको समझते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस ये 2 टाइप के होते हैं। इन 2 टाइप में सबसे पहले नंबर पे आता है वो है पायरिमिडिन्स और सेकंड नंबर पे आता है वो है प्यूरिन्स। तो ये 2 है, पायरिमिडिन्स एंड प्यूरिन्स। पायरिमिडिन में टोटल 3 एग्जाम्पल है, CUT। C का मतलब होता है साइटोसिन, U फॉर यूरेसिल, T फॉर थाइमिन। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कट। तो ये जो कट है ये पायरिमिडिन्स होते हैं और प्यूरिन 2 होते हैं, A एंड G। AG मतलब एडेनिन एंड ग्वानिन। तो एडेनिन ग्वानिन ये प्यूरिन्स होते हैं और कट जो होते हैं ये पायरिमिडिन्स होते हैं। तो नाइट्रोजन बेस ये 2 टाइप के होते हैं। एक एक करके पायरिमिडिन्स और प्यूरिन्स इनकी स्ट्रक्चर भी हम समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पायरिमिडिन्स की। ये बच्चों पायरिमिडिन्स किनको कहा जाए? पायरिमिडिन्स उनको कहा जाता है जिनके स्ट्रक्चर के अंदर पायरिमिडिन रिंग होती है। अब बात आती है पायरिमिडिन रिंग क्या चीज है। अगर हम पायरिमिडिन रिंग की बात करें तो ये इस तरह की एक रिंग होती है, उसको हम कहते हैं पायरिमिडिन रिंग। इस रिंग को जरा ध्यान से आप समझोगे तो इस रिंग में यहां पर आपको एक कॉर्नर दिख रहा है। ये कॉर्नर रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, ये कॉर्नर कार्बन, ये कॉर्नर कार्बन, ये कॉर्नर कार्बन। अब आप ही बताइए कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 कार्बन हो गए। नाइट्रोजन की बात करें तो 1 और 2 नाइट्रोजन, मतलब 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन की ये जो रिंग बनी है, इसी रिंग का नाम दिया जाता है पायरिमिडिन रिंग। पायरिमिडिन रिंग कितने कार्बन? 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन की रिंग को कहा जाता है। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि अगर बच्चों इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ की जाए, ये इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी जाए तो ये इस तरह से बेंजीन बनता है, जानते हैं आप लोग। तो उसी तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है पायरिमिडिन रिंग। इस पायरिमिडिन रिंग में कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी है। अच्छा, कार्बन के साथ नाइट्रोजन है तो ये हेट्रोसाइक्लिक हुआ या होमोसाइक्लिक? अच्छा, इस साइकिल में कार्बन प्लस नाइट्रोजन है तो इसका मतलब इस साइकिल को हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। होमो तब कहते जब हर जगह कार्बन कार्बन होता, मतलब यहां भी कार्बन होता, यहां भी कार्बन होता, तो हम इसको होमोसाइक्लिक कहते। लेकिन इसमें कार्बन के साथ एडिशनली नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। यानी नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ साथ रिंग में नाइट्रोजन भी होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद भी रखना। नाइट्रोजन बेस होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, तो हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपोनेंट होते हैं। अच्छा, पायरिमिडिन रिंग क्या होती है तो हमने समझा। अब पायरिमिडिन के हमारे पास 3 एग्जाम्पल थे। उन 3 एग्जाम्पल में सबसे पहला आता है साइटोसिन, सेकंड नंबर पे यहां आता है यूरेसिल एंड थर्ड नंबर पे आता है थाइमिन। साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये तीनों ही पायरिमिडिन से। बात आती है इनको पायरिमिडिन कहते क्यों हैं। इनको पायरिमिडिन बच्चों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर के अंदर पायरिमिडिन रिंग प्रेजेंट होती है। ध्यान से आप देखोगे, अगर हम साइटोसिन की स्ट्रक्चर देखें तो यहां पे कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, कितने कार्बन? 4, कितने नाइट्रोजन? 2, मतलब वही पायरिमिडिन रिंग। इसके स्ट्रक्चर में भी आप देखोगे तो कार्बन 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 और यहां पर कार्बन, 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन, वही पायरिमिडिन रिंग। इसमें भी इसी तरह से पायरिमिडिन रिंग, मतलब तीनों की स्ट्रक्चर में पायरिमिडिन रिंग प्रेजेंट होती है, इसीलिए इन तीनों को कहा जाता है पायरिमिडिन्स। क्लियर? साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन को पायरिमिडिन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर के अंदर पायरिमिडिन रिंग है। तीनों में रिंग तो सेम है, तो बात आती है फिर इनमें डिफरेंस क्या है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी अलग अलग नाम दिया गया। तो बात आती है इनमें डिफरेंस क्या है, तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस आता है वो आता है फंक्शनल ग्रुप की वजह से। बहुत ध्यान समझेगा। अगर हम साइटोसिन की बात करें तो इसमें फंक्शनल ग्रुप एक तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है NH2, मतलब अमाइनो ग्रुप, और यहां पर एक और दिखाई दे रहा है आपको कीटोनिक ग्रुप। अगर अमाइनो और कीटोनिक ग्रुप है तो इसको नाम दे दिया जाएगा साइटोसिन। अगर यहां पर दोनों साइड पर कीटोनिक ग्रुप लगा दिया जाए, दोनों साइड पर कीटोनिक ग्रुप लगा दिया जाए तो यह बन जाता है यूरेसिल।
यहां पर ध्यान से देखोगे बिल्कुल ओ मतलब यूरेसिल के तो जैसा ही, बिल्कुल यूरेसिल के जैसा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप यहां लगा रखा है, और मिथाइल ग्रुप लगा रखा है तो ये बन गया थाइमीन। मतलब इन तीनों में बेसिक डिफरेंस आता है फंक्शनल ग्रुप की वजह से, कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। यहां फंक्शनल ग्रुप NH2O, यहां पर OO, यहां OO तो है ही, साथ एक मिथाइल भी लगा रखा है। क्लियर? अच्छा, अगर हम यूरेसिल और थाइमीन को ध्यान से देखें तो दोनों काफी कुछ सेम है, बहुत कुछ सेम है। डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है? डिफरेंस आपको ये नजर आ रहा है कि यहां पर 5th नंबर पर एक्स्ट्रा मिथाइल आ गया। अगर ये मिथाइल नहीं होता, अगर ये मिथाइल नहीं होता तब तो ये यूरेसिल ही था। तो ये यूरेसिल के जैसा ही है, 5th पोजीशन पर मिथाइल है, और 5th पोजीशन पर मिथाइल होता है, इसलिए इसका नाम दिया जाता है 5 मिथाइल यूरेसिल। यानी थाइमीन का दूसरा नाम 5 मिथाइल यूरेसिल है, जो कि 5th पोजीशन पर क्या लगा रखा है? मिथाइल ग्रुप लगा रखा है, इसलिए नाम दिया गया 5 मिथाइल यूरेसिल। बात समझ में? अगर हम बच्चों इनमें नंबरिंग करें तो इनमें IUPAC के अकॉर्डिंग जो नंबरिंग दी जाती है, इस नाइट्रोजन को नंबर 1 देते हैं, इस नाइट्रोजन को नंबर 2, इसको 3, इसको 4, 5, 6। मतलब इस तरह से आप देखोगे क्लॉक की डायरेक्शन में इसमें नंबरिंग दी जाती है। तीनों में नंबरिंग का पैटर्न सेम रहता है, तो तीनों में इस तरह से क्लॉक के डायरेक्शन में यहां पर नंबरिंग की जाती है। बात समझ में? तो तीनों में ही क्लॉक के अकॉर्डिंग ही यहां पर नंबरिंग की गई है। एक बात यह आती है कि जब ये नाइट्रोजन बेस शुगर से जुड़ते हैं, मतलब न्यूक्लियोसाइड बनाते टाइम, तो बात आती है ये किस पोजीशन से जुड़ते होंगे। हम जानते हैं नाइट्रोजन बेस जो होता है ये शुगर से जुड़ता है, और शुगर फिर फॉस्फेट से जाके जुड़ेगा। यानी नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ता है? शुगर। बात आती है नाइट्रोजन बेस जब शुगर से जुड़ेंगे तो कहां से जुड़ेंगे? 1, 2, 3 किस नंबर से जुड़ेंगे? तो एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो, जब भी पायरिमिडिन्स होते हैं तो इसका नंबर 1 जो होता है ये यहां पर शुगर के साथ लिंक होगा। तो पायरिमिडिन में नंबर 1 किसके साथ जुड़ेगा? शुगर के साथ। सेम एज ये भी पायरिमिडिन है तो इसका नंबर 1 ये शुगर के साथ जुड़ेगा, ये भी पायरिमिडिन है तो इसका नंबर 1 शुगर के साथ जुड़ेगा। मतलब पायरिमिडिन में एक बात फिक्स है कि यहां नंबर 1 शुगर के साथ जुड़ेगा, फिर ये शुगर इस तरह से फॉस्फेट के साथ जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे, इसमें भी इस तरह से फॉस्फेट के साथ जुड़कर फिर ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। लेकिन इतना याद रखना, नाइट्रोजन का नंबर 1 शुगर के साथ जुड़ता है। किस केस में? पायरिमिडिन के केस में। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि जो नंबर 1 होता है ये यहां पर शुगर के साथ बॉन्डिंग करता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, इस बॉन्ड को भी अभी हम डिटेल में समझेंगे। अच्छा, जो बात यहां पर समझाई क्लियर। पायरिमिडिन में यह बात याद रखना कि पायरिमिडिन सिंगल रिंग वाले होते हैं, एक रिंग के बने होते हैं। बस डिफरेंस क्या होते हैं कि इनमें फंक्शनल ग्रुप वेरी करता है। अभी जो बातें बच्चों आप लोगों को सिखाई गई ये तो थी पायरिमिडिन्स की। अगले नंबर पे अब हम लेते हैं प्यूरिन्स। प्यूरिन्स की बात करें, प्यूरिन की खास बात यह होती है कि इसके 2 एग्जाम्पल है, एडेनिन एंड ग्वानिन। आप जानते हैं। अब इन दोनों की स्ट्रक्चर हम समझें। प्यूरिन की खास बात यह होती है कि इनकी स्ट्रक्चर में डबल रिंग होती है। जैसे ये बच्चों एडेनिन है और यहां पर आप देखोगे ये ग्वानिन है। एडेनिन ग्वानिन दोनों आपके सामने हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर में आप देखोगे एक रिंग यहां दिखाई दे रही है, एक रिंग यहां दिखाई दे रही है। 1, 2 बताइए कितनी रिंग हो गई? 2। तो जो 2 रिंग वाले होते हैं इन्हीं को प्यूरिन्स कहते हैं। प्यूरिन पायरिमिडिन को पहचानने का बेस्ट तरीका यही है, सिंगल रिंग वाले पायरिमिडिन्स होते हैं, डबल रिंग वाले प्यूरिन्स होते हैं। अच्छा, इन डबल रिंग को ध्यान से हम समझे तो इस वाले के अंदर यहां पर ऐसे कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन? 4, और 2 नाइट्रोजन आपको दिख रहे। 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन, मतलब ये तो एक तरह से पायरिमिडिन रिंग हो गई। तो यहां पर ये एक रिंग जो बनी इसको तो हम कह देंगे पायरिमिडिन रिंग, मतलब ये तो पायरिमिडिन रिंग ही होगी। एक एक्स्ट्रा रिंग और यहां जोड़ दी है। अब इस एक्स्ट्रा रिंग को हम ध्यान से देखें तो इसमें कार्बन 1, 2, 3 कार्बन है और 2 नाइट्रोजन है। तो 3 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन की ये एडिशनल रिंग बनी, इसका नाम दिया जाता है इमिडाजोल रिंग, जिसमें 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन होते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहां पर पायरिमिडिन के अंदर 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन होते हैं, इमिडाजोल के अंदर 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन है। दोनों रिंग जुड़ी हुई है तो इन्हीं दोनों रिंग से मिलकर बनता है प्यूरिन। यहां पर आप ग्वानिन में भी देखोगे तो इसमें भी वही रिंग है। दोनों की स्ट्रक्चर में रिंग तो सेम है। बात आती है डिफरेंस क्या, तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस आता है वो फंक्शनल ग्रुप का, वही फंक्शनल ग्रुप का है डिफरेंस है। यहां फंक्शनल ग्रुप में आप देख रहे हैं केवल और केवल अमाइनो है। अगर केवल अमाइनो है तो ये एडेनिन है, अगर अमाइनो के साथ
एडिशनली और लगा दिया जाए, कीटोनिक ग्रुप और लगा दिया जाए, तो ये ग्वानिन बन जाता है। यानी एडेनिन और ग्वानिन के स्ट्रक्चर में आप लोगों को यहां पर फंक्शनल ग्रुप से ध्यान रखना है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, केवल अमाइनो है तो एडेनिन है, अमाइनो के साथ साथ कीटोनिक ग्रुप लगा है तो ग्वानिन है। तो कैसे पहचानना है? दो रिंग दिखते ही, डबल रिंग दिखते ही समझ जाना प्यूरिन है, डबल रिंग दिखते ही प्यूरिन है। लेकिन अब वो एडेनिन है या ग्वानिन है, ये कैसे पता लगा? तो इसका पता कैसे लगाते हैं? NH2 लगा है तो एडेनिन, NH2 के साथ O लगा है तो फिर वो ग्वानिन है। मेन स्ट्रक्चर पे इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को सबको अच्छे से ध्यान रखनी है, और पहचानने का बेस्ट तरीका वही है कि एक तो रिंग कितनी है और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और इसी बेसिस पे आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं। क्लियर? अच्छा, प्यूरिन के अंदर जब नंबरिंग की जाती है तो यहां इस नाइट्रोजन को नंबर 1, फिर ये 2, फिर 3, 4, 5 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग की जाती है। यह नंबरिंग अकॉर्डिंग टू IUPAC है। जैसे हमने पायरिमिडिन में समझा था, वहां क्लॉक की डायरेक्शन में था, यहां एंटी क्लॉक की डायरेक्शन में नंबरिंग की जाती है। क्लियर? तो नंबरिंग का यहां पर पैटर्न डिफरेंट होता है। अब बात हो जाती है नाइट्रोजन बेस, आप जानते हैं किसके साथ जुड़ेगा? शुगर के साथ। ये नाइट्रोजन बेस जब शुगर के साथ जुड़ेंगे तो क्वेश्चन आता है कहां से जुड़े, 1 से जुड़े, 2 से जुड़े, 3 से, कहां से? तो हमेशा याद रखना, जब प्यूरिन की बात आती है तो प्यूरिन का जो नंबर 9 होता है, ये 9 वाला पार्ट यहां शुगर के साथ जुड़ेगा। उसमें तो था नंबर 1, एक बार फिर सुन लेना, पायरिमिडिन में तो होता है नंबर 1, जबकि प्यूरिन्स में होता है नंबर 9। तो 9 वाला शुगर से फिर ये शुगर वही फॉस्फेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे खास बात यही होती है कि इस केस में N9 नंबर नाइट्रोजन 9 ये यहां पर शुगर के साथ बॉन्डिंग करता है। क्लियर? तो दोनों की स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आनी चाहिए, प्यूरिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है और पायरिमिडिन की स्ट्रक्चर कैसे होती है। क्लियर? अगर हम बात करें DNA और RNA में, इन नाइट्रोजन बेसिस में से कौन से DNA में होंगे, कौन से RNA में होंगे, इन बातों को अब हम समझें। अच्छा, इनको नाइट्रोजन बेस कहते क्यों होंगे? इनको नाइट्रोजन बेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर के अंदर आपको नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं इनमें नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनको नाइट्रोजन बेस कहा जाता है। और मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे, ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक? तो सभी को आना चाहिए, इसका आंसर आएगा हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि रिंग में कार्बन के साथ साथ एडिशनली नाइट्रोजन भी होता है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। बात आती है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस होते हैं और आरएनए में कौन से होते हैं। अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए, तो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन है, आरएनए के अंदर भी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन है। दोनों में एजीसी तो कॉमन है। यहां पर एक्स्ट्रा आ गया टी और यहां एक्स्ट्रा आ गया यू। ये टी और यू का डिफरेंस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए के अंदर थाइमिन होता है, जबकि आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। यही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, आपको इसी तरह से पहचानना भी है। एजीसी तो दोनों में कॉमन है। अगर थाइमिन दिख जाए, बहुत ध्यान से सुनना, अगर थाइमिन दिख जाए तो समझ जाना वो डीएनए है, अगर यूरेसिल दिख जाए तो समझ जाना वो आरएनए है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, ये स्ट्रक्चर बच्चों मैंने आपके सामने बनाई है, अब आप ही बताइए कि ये डीएनए है आरएनए? बताइए। यहां पर आप लोगों ने जैसे इस टी को देखा, इस टी को देख के आपके दिमाग में आएगा कि ये स्ट्रक्चर तो डीएनए की है। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर आप पहचानो, आप पहचान सकते हो कि इसमें यू आ रहा है, यहां यू आ रहा है, तो यू को देख के आप कह सकते हो, यू को देख के आप कह सकते हो कि ये आरएनए है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, इस बार मैंने क्वेश्चन में इस तरह से दिया है, अब बताओ बच्चों डीएनए है आरएनए? इस बार पहचानना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ना तो यहां टी दिख रहा है, ना यहां यू दिख रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है। मैं भी डीएनए, मैं भी आरएनए, डीएनए आरएनए में से ये कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहचानो यहां पर ये कौन सा है। तो सीधा तरीका, थाइमिन दिखे डीएनए, यूरेसिल दिखे आरएनए, लेकिन दोनों में से कोई नहीं दिखे तब तो वो कुछ भी हो सकता है। मैं भी डीएनए और मैं भी आरएनए, ये कुछ भी हो सकता है। बात समझ में? तो अभी आप लोगों को नाइट्रोजन बेस से रिलेटेड सारी बातें आपको समझाएंगे। जो बातें यहां समझाएंगे, इन्हीं में से कुछ बातें मैं आपसे पूछता हूं। अगर हम पायरिमिडिन्स की बात करें, सिंगल रिंग, डबल रिंग, तो सबको आना चाहिए पायरिमिडिन मतलब सिंगल रिंग। प्यूरिन की बात करें तो डबल रिंग। पायरिमिडिन में 3 एग्जाम्पल, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, और प्यूरिन में 2 एग्जाम्पल, एडेनिन एंड ग्वानिन। अच्छा, इनमें पहचानने का बेस्ट तरीका कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। मैं एक एग्जाम्पल और आपके सामने लेता हूं। यहां बच्चों मैंने इस तरह से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की। अब ये बताइए
ये प्यूरिन होगा या पायरिमिडिन। तो आप लोग देख के कह सकते हो सिंगल रिंग दिखाई दे रहा है, सिंगल रिंग दिख रहा है मतलब ये श्योर है कि ये तो पायरिमिडिन है। लेकिन अब ये कौन सा होगा, अगर यहां पे डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O लगा देता तो जैसे आपने OO को देखा आप समझ जाओगे कि ये यूरेसिल है। लेकिन अगर मैं यहां मिथाइल जोड़ दूं तो अब ये स्ट्रक्चर किसकी बन जाएगी, थायमिन की बन जाएगी। तो सिंगल रिंग देखते ही आप क्या समझोगे, पायरिमिडिन है। फिर इन फंक्शन ग्रुप को आप ध्यान रखें। तो कैसे इनको पहचाना जाता है ये बातें आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। क्लियर? अभी तक बच्चों हमने ये तो समझ लिया था कि न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट थे, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। उसमें से नाइट्रोजन बेस के पॉइंट हमने समझे कि प्यूरिन की क्या बातें हैं और पायरिमिडिन्स की क्या बातें, इनके स्ट्रक्चर में क्या खासियत है। अब हम समझते हैं अगला कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर। डीएनए और आरएनए दोनों में पेंटोज शुगर डिफरेंट टाइप की होती है। ये पेंटोज कहने का मतलब ये होता है कि इनमें 5 कार्बन की शुगर होती है। डीएनए में कौन सी शुगर है और आरएनए में कौन सी शुगर है वही हम देखते हैं। यहाँ पर बच्चों ये सबसे पहले आरएनए में जो शुगर आपको दिखाई दे रही है, इसमें यहाँ पर राइबो शुगर है जिसमें कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और ये कार्बन 5। तो यहाँ ऐसे टोटल 5 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 5 कार्बन है तो इसीलिए इसको नाम दिया गया पेंटोज। 5 मीन्स पेंटा, तो पेंटा से नाम बन गया पेंटोज शुगर। ये जो पेंटोज शुगर, इस पेंटोज शुगर का नाम दिया जाता है राइबोस और ये मिलती हैं आरएनए के अंदर। इवन आरएनए का जो फुल फॉर्म है इस शुगर के बेसिस पे ही दिया जाता है। आप लोग जानते हैं आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें राइबो शुगर प्रेजेंट होती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं डीएनए की शुगर की। डीएनए में जो शुगर मिलती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोस। अच्छा, इसमें भी टोटल 5 कार्बन है, तो ये भी है तो पेंटोज शुगर ही, बिल्कुल राइबोस के जैसा ही है। लेकिन इसमें एक जगह आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। आप जरा खुद सोचिए कि वो डिफरेंस आपको कहाँ नजर आ रहा है। जरा सोचिए, आप जब दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इस जगह पर यहाँ कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पर तो OH दिख रहा है, यहाँ पर OH दिख रहा है, जबकि यहाँ पर H दिख रहा है। बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन अब्सेंट है, मतलब यहाँ सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जबकि यहाँ सेकंड पोजीशन पर आप देखेंगे ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। यानी इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन अब्सेंट है। ऑक्सीजन की यहाँ पर डेफिशिएंसी है, इसलिए नाम लिखा गया डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, बाकी तो राइबोस जैसा, तो नाम बन गया डीऑक्सीराइबोस। और ये डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलती है डीएनए में। आरएनए और डीएनए में एक बेसिक डिफरेंस इनके शुगर के बेसिस पर आता है। अच्छा, डीएनए का जो फुल फॉर्म इस शुगर के बेसिस पे दिया गया है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीऑक्सीराइबो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां शुगर डीऑक्सीराइबोस होती है। क्लियर? तो शुगर यहां पर कौन कौन सी होती है ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब सबसे मेन बात, यहां पर अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। केमिस्ट्री में बच्चों आपको सिखाया जाएगा कि यहां ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आपको केमिस्ट्री में सिखाई भी जाती है। लोन पेयर होने की वजह से यहां पर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। यानी यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये मोर रिएक्टिव होगा। और केमिस्ट्री में एक बात और सिखाई जाती है, रिएक्टिव जितना होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। यानी रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्स होती है। यानी ये रिएक्टिव बहुत है, यानी इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो ये लेस स्टेबल होता है। अच्छा, लेस स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि रिएक्टिव बहुत है, जल्दी जल्दी रिएक्शन करता है, जल्दी टूटता है, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। यानी हम कह सकते हैं आरएनए की स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि उसमें राइबोस शुगर होता है। और राइबोस में ऐसा क्या है जिससे स्टेबिलिटी कम हुई कि यहां पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था। अब हम डीएनए की बात करें, डीएनए में यहां पर ऑक्सीजन अब्सेंट है। हम केवल सेकंड पोजीशन को ही कंपेयर करेंगे क्योंकि बाकी बातें तो दोनों में सेम ही चल रही है। सेकंड पोजीशन पर यहां ऑक्सीजन अब्सेंट है। ऑक्सीजन अब्सेंट है तो यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम कह सकते हैं इसकी रिएक्टिविटी कम है। और अगर रिएक्टिविटी कम है तो स्टेबिलिटी आप ही बताइए क्या होगी? स्टेबिलिटी हम कह सकते हैं कि वाकई में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे डीएनए मोर स्टेबल होता है जबकि आरएनए लेस स्टेबल होता है। यह सब इस ऑक्सीजन के डिफरेंस की वजह से होता है। यानी एक ऑक्सीजन की वजह से इतना डिफरेंस आ जाता है कि एक रिएक्टिव हो जाता है और एक स्टेबल हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आगे हम समझेंगे जेनेटिक मटेरियल की। पहली बात आती है जेनेटिक मटेरियल कहते किसको है। शॉर्ट में मैं यहां पे मैं लिख देता हूं जीएम। जीएम मतलब जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल उसको कहा जाता है जो अगली जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जाए।
मतलब पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन को बच्चों में ट्रांसफर करने वाला मटेरियल जेनेटिक मटेरियल होगा, जो अगली जनरेशन में, अगली पीढ़ी में इंफॉर्मेशन ले जाएगा। अब जरा आप खुद सोचो, जेनेटिक मटेरियल का स्टेबल होना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जब स्टेबल होगा तभी तो वो इंफॉर्मेशन अगली जनरेशन में ले जा पाएगा। अब आप सोचिए, डीएनए ज्यादा स्टेबल है या आरएनए? हम जानते हैं डीएनए मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल है या आसानी से टूटता नहीं है, और आसानी से नहीं टूटता तो अगली जनरेशन में इंफॉर्मेशन आसानी से ले जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं डीएनए जो होता है यही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा, यही मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि ये स्टेबल होता है। हाँ, किसी ऑर्गेनिज्म में, बहुत ध्यान सुनना, किसी ऑर्गेनिज्म में अगर डीएनए अवेलेबल नहीं है, डीएनए अवेलेबल नहीं है, तो वहां फिर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। यानी जब तक डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल हमेशा और हमेशा डीएनए होगा। जैसे एक एग्जांपल यहां पर लिया, ये बच्चों आपको समझाने के लिए मैंने सिंपल वे में एक बैक्टीरिया की सेल बनाई। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए भी है और आरएनए भी है, और आपसे पूछा जाए कौन जेनेटिक मटेरियल होगा, तो दोनों अवेलेबल है, तो दोनों में से जेनेटिक मटेरियल हमेशा डीएनए होगा, क्योंकि वो स्टेबल होता है। क्लियर? तो स्टेबिलिटी का ये फायदा होता है कि इसी से वो प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल बन पाता है। अच्छा, डीएनए आरएनए में कौन सी शुगर होती है, ये बातें हमने समझी। अच्छा, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आरएनए में कभी कभी हेक्सोस शुगर होती है, कभी कभी हेक्सोस शुगर होती है, कभी भी नहीं, क्योंकि आरएनए और डीएनए में जो शुगर होती है हेक्सोस नहीं होती बच्चों, ये तो यहां पर पेंटोस शुगर होती है, 5 कार्बन। हेक्सोस तो 6 होता है, तो यहां पेंटोस शुगर होती है और 5 कार्बन, और वो भी फिक्स है। आरएनए के अंदर राइबोज होगी और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज है, और दोनों में डिफरेंस करता है ये कार्बन नंबर 2। तो दोनों की स्ट्रक्चर आप ध्यान से याद रखिएगा, और पहचानने का तरीका ये, यहां ऑक्सीजन नहीं है मतलब डीऑक्सीराइबोज, और यहां ऑक्सीजन है मतलब वो राइबोज। क्लियर? अभी हमने यहां पर क्या क्या समझ लिया है? यहां बच्चों हमने नाइट्रोजन बेस समझ ली है, हमने यहां शुगर की बात समझ ली है, एक लास्ट कंपोनेंट और आता है और वो है फॉस्फेट। उसकी बातें अब हम समझते हैं। फॉस्फेट की बात करें तो डीएनए आरएनए में जो फॉस्फेट होता है एग्जैक्टली फॉस्फोरिक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4। उस H3PO4 की स्ट्रक्चर हम देखें तो ऐसी कुछ होती है, जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, फॉस्फेट और 4 ऑक्सीजन है, तो ये H3PO4 की फॉर्म में होता है। अच्छा, ये फॉस्फोरिक एसिड है, नाम में लिखा ये एसिड है, और इसी एसिड की वजह से ही डीएनए आरएनए जो होते हैं ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए आरएनए दोनों ही कैसे होते हैं? एसिडिक। वो इस फॉस्फेट की वजह से होते हैं। तो इसी फॉस्फेट की वजह से, ड्यू टू फॉस्फेट, बोथ डीएनए एंड आरएनए शो एसिडिक प्रॉपर्टी, दोनों ही एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं फॉस्फेट के कारण। अच्छा, ये जो फॉस्फेट होता है आयनिक फॉर्म में होता है। आयनिक फॉर्म में होता है मतलब यहां हाइड्रोजन हट जाता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस पर नेगेटिव आएगा तो डीएनए आरएनए पर भी नेट चार्ज नेगेटिव होता है। तो डीएनए आरएनए बोथ शो है नेगेटिव चार्ज, दोनों ही नेगेटिव चार्ज शो करते हैं, और वो नेगेटिव चार्ज इन फॉस्फेट की वजह से आते हैं। फॉस्फेट की वजह से जो 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, अच्छे से याद रखना। पहला, एसिडिक प्रॉपर्टी शो कराता है, और डीएनए आरएनए को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। एक बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, डीएनए पर चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। तो बहुत सिंपल आंसर देंगे नेगेटिव। अच्छा, डीएनए से तो बच्चे आंसर निकाल लेते हैं, आरएनए से पूछा जाए अरे तब भी नेगेटिव ही है, क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों बिल्कुल सेम ही तो है, बस कुछ एक डिफरेंस आ रहा है। फॉस्फेट दोनों में है तो दोनों ही नेगेटिव प्रॉपर्टी, दोनों ही नेगेटिव चार्ज रखेंगे और एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। हमने अभी तक इनके क्या क्या कंपोनेंट थे, क्या उनकी खास बातें थी, ये समझते हैं। अब हम समझेंगे न्यूक्लियोटाइड की एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, उनमें बॉन्डिंग कौन कौन सी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियोटाइड में बॉन्डिंग। न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए सबसे पहले आपके सामने बच्चों ये शुगर यहां बनाई है। समझाने के लिए शुगर में मैंने यहां पर केवल H लिखा है, यहां ऑक्सीजन नहीं लगाया। अगर ऑक्सीजन नहीं लगाया तो आप ही बताओ ये राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है? इस शुगर को हम कहेंगे ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, क्योंकि यहां एक ऑक्सीजन एब्सेंट है। अब इस शुगर को हमने बीच में रखना है, एक साइड हमें नाइट्रोजन बेस अटैच करना है, एक साइड हमें फॉस्फेट अटैच करना है। अब वो कैसे अटैच किया जाए? सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस यहां पर आपके सामने बनाया। इस स्ट्रक्चर को देख के आप बताओ ये प्यूरिन है या पायरिमिडिन? अच्छा, डबल रिंग देखते आपने कह दिया कि वाकई में ये प्यूरिन है, और प्यूरिन में भी NH2 है, मतलब मैं कह सकता हूं कि स्पेशली ये एडेनिन होगा।
यहाँ पर प्यूरिन में भी स्पेशली क्या है बच्चों, ये एडेनिन, ये यहाँ पर एडेनिन की स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है। क्लियर। अब इस नाइट्रोजन बेस को शुगर के साथ कनेक्ट करना है। हमने सीखा था प्यूरिन में नंबर 9 या नंबर 1, तो प्यूरिन का जो नंबर 9 होता है ये शुगर के साथ अटैच होगा। अब क्वेश्चन तो ये आता है कि शुगर में किस जगह अटैच करें। तो शुगर में हमेशा याद रखना कि इस शुगर का जो कार्बन 1 आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 नंबर, इस 1 नंबर के साथ ही नाइट्रोजन बेस अटैच करेंगे। मतलब शुगर का कार्बन 1 इस नाइट्रोजन बेस के नाइट्रोजन से अटैच होगा। अब बात आती है यहां पर बॉन्ड कौन सा बने, तो यहां पर इन दोनों के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड जनरेट होता है और इस बॉन्ड का नाम दिया जाता है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच का जो बॉन्ड होता है वो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। इस एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में इधर तो फिक्स हो गया 1 और इधर कौन सा हो गया 9, तो यहां पे 1 to 9 लिंकेज हो गई। लेकिन ये भी कब, जब प्यूरिन है। बहुत इंपॉर्टेंट, प्यूरिन के केस में लिंकेज 1 to 9 हो गई। लेकिन अगर यहां प्यूरिन नहीं होता, मान लीजिए इस रिंग को हटा देते और ये केवल पायरिमिडिन होता, तो पायरिमिडिन में तो 9 आएगा नहीं क्योंकि सिंगल रिंग है। तो पायरिमिडिन का जो नंबर 1 होता है इस 1 से कनेक्ट होता है। तो पायरिमिडिन के केस में 1 to 1 लिंकेज होगी। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या तो 1 to 9 बनेगा या 1 to 1 बनेगा, डिपेंड करता है प्यूरिन है या पायरिमिडिन है। बहुत अच्छे से, प्यूरिन है तो 1 to 9, पायरिमिडिन है तो 1 to 1। क्लियर। अच्छा, नाइट्रोजन बेस और शुगर कनेक्ट हो गए, दोनों कनेक्ट कर लिए साहब। अब यहां पर जो इतनी स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर का नाम बताइए। इसे मैं न्यूक्लियोसाइड कहूं या न्यूक्लियोटाइड, तो इतनी स्ट्रक्चर जो अभी तक बनाई गई है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि अभी फॉस्फेट अटैच नहीं हुआ है। अब हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है, और न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो बताइए अब क्या किया जाए, फॉस्फेट जोड़ा जाए। अब यहां पर ये फॉस्फेट को अटैच करना है। अब बात आती है फॉस्फेट को कहां अटैच करें। 1 2 3 अटैच तो शुगर से होगा, लेकिन कहां होगा, तो हमेशा याद रखना शुगर का जो नंबर 5 है, ये कार्बन नंबर 5 अब इस फॉस्फेट के साथ यहां बॉन्डिंग करता है, ये यहां बॉन्ड बनता है। अच्छा, यहां जो बॉन्ड बना है, अब इस बॉन्ड को स्पेशल नाम लिखा जाता है फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। यहां डायस्टर नहीं कहना, गड़बड़ करते हैं बच्चे इसमें। इस बॉन्ड का नाम होता है फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, तो ये फॉस्फोइस्टर बॉन्ड यहां बनता है। अच्छा, जैसे फॉस्फेट अटैच हुआ तो अब ये जो पूरी होल स्ट्रक्चर बनी है, इसको नाम दे दिया जाएगा न्यूक्लियोटाइड। यानी फॉस्फेट नहीं था तो न्यूक्लियोसाइड था, फॉस्फेट जुड़ गया तो अब होल स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, न्यूक्लियोटाइड। डायग्राम में देख के मुझे बताओ, ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का है या आरएनए का है। हाँ, हम कह सकते हैं कि ये डीएनए का है क्योंकि यहां ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं है तो हम कहेंगे ये न्यूक्लियोटाइड यहां पर डीएनए का बनता है। और कौन कौन से बॉन्ड बने, तो 2 बॉन्ड अभी यहां बने हैं। नाइट्रोजन बेस शुगर के बीच में एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। एक बात हमेशा याद रखना, शुगर को बीच में रखना है, और इसके कार्बन नंबर 1 पर तो नाइट्रोजन बेस को जोड़ेंगे और कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट को जोड़ेंगे, और इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बनती है। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखा गया है कि वहां पे ऐसे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड नहीं होता है। वहां ऑप्शन में आते हैं कि शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड बना। ऑप्शन आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ये एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही है, और ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी बना देते हैं। तो दोनों ही बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। क्लियर। तो यहां पर कौन सी बॉन्डिंग होती है ये हमने सीखा। अभी जो हमने बनाया ये तो केवल एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। हमें तो डीएनए आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की चेन बनानी है, क्योंकि वो तो पॉलीमर है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल है। बात आती है अब ये चेन कैसे बनाई जाए। तो अगला पॉइंट हम यही सीखेंगे, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की चेन बनाने के लिए ये बच्चों आपके सामने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया है। इस न्यूक्लियोटाइड में यहां वाले बॉन्ड का नाम सभी बताएंगे। यहां वाले बॉन्ड का नाम एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यहां वाले बॉन्ड का नाम फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, सभी जानते हैं। हमें अब चेन बनानी है, तो यहां पर हमें एक न्यूक्लियोटाइड की और जरूरत पड़ेगी। आपको सिखाने के लिए ये न्यूक्लियोटाइड और बना दिया, मतलब ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है। अब हमें इनको अटैच करना है। बॉन्ड बनाना मतलब अटैच करना है। तो अटैच करना है तो अटैच करते टाइम इसका शुगर इसके फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग करता है। एक बात मैं आपसे पूछूं, यहां ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ये बॉन्ड आप सभी जानते हैं कि यहां पर बनेगा एस्टर बॉन्ड। ये इस तरह से एस्टर बॉन्ड होगा, और ये एस्टर फॉस्फोएस्टर अच्छे से कहें।
हमें इन दोनों को अटैच करना है। अटैच करते टाइम इस शुगर का कार्बन नंबर 3, बहुत ध्यान समझिएगा, इस शुगर का कार्बन नंबर 3 अब इस फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा। यहां पर जब जुड़ता है तो ये बच्चों यहां पर इस तरह से बॉन्डिंग बनेगी। अब ये जो बॉन्ड बना, बॉन्डिंग हमेशा यहां पर कार्बन से कार्बन दी जाती है, लेकिन यहां ये जो अभी बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को भी कहेंगे तो एग्जैक्टली एस्टर बॉन्ड ही। इस बॉन्ड का नाम भी होता तो एस्टर बॉन्ड ही है, लेकिन बॉन्डिंग हमेशा कार्बन से लेके कार्बन तक दी जाएगी। अगर हम कार्बन से कार्बन तक चले तो एक एस्टर यहां आया और एक एस्टर यहां आया। आप ही बताइए बच्चों कितने एस्टर आ गए? 2, और 2 एस्टर आ गए तो ये बन गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अच्छा, डाई क्यों लिखा? ये जो पूरा होल बॉन्ड बना इसको नाम दिया गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि यहां एस्टर 2 आ जाते हैं तो नाम बन गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में नाइट्रोजन बेस का रोल है? नहीं, नाइट्रोजन बेस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये तो यहां साइड में ही रह जाते हैं। नाइट्रोजन बेस का रोल नहीं है। तो फिर बात आती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में बने? तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हम कहेंगे शुगर, फॉस्फेट एंड शुगर। तो शुगर, फॉस्फेट, शुगर, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है इसी बॉन्ड को कहा जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये बच्चों यहां न्यूक्लियोटाइड के से चेन बनना चालू हुई। अच्छा, ये तो हमने 2 न्यूक्लियोटाइड अटैच किए, ऐसे हम बहुत सारे अटैच कर सकते हैं। आपको सिखाने के लिए एक और ले लेते हैं। यहां आपके सामने फिर ये न्यूक्लियोटाइड बना दिया। अब यहां इन न्यूक्लियोटाइड को अटैच करना है, तो फिक्स है ये शुगर अगले वाले के फॉस्फेट के साथ जुड़ेगी। जब यहां पर जुड़ेगी तो यहां पर भी ये बॉन्ड बनेगा। अच्छा, बनता तो एस्टर ही है, बनता तो एस्टर, इस बॉन्ड को कहेंगे तो एस्टर ही, लेकिन वही मैंने आपको सिखाया, बॉन्डिंग कार्बन से कार्बन देनी है। तो जब हम इस कार्बन से इस कार्बन तक पहुंचे तो ये एस्टर और ये एस्टर है। कितने एस्टर हो गए? 2। तो ये जो पूरा इतना होल बॉन्ड बना, अब इस पूरे होल बॉन्ड को नाम दे दिया गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहां जो पूरा होल बॉन्ड बनेगा इसे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहेंगे। तो 2 न्यूक्लियोटाइड में इस तरह से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते चले जाते हैं। ये चेन यहां पर इस तरह से बनती चली जाएगी। जब ये चेन बन रही है तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में नाइट्रोजन बेस का कोई रोल नहीं रहता है, ये तो साइड में ही प्रोजेक्टेड रहते हैं। क्लियर? और बॉन्डिंग चलती है शुगर, फॉस्फेट, शुगर, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, इस तरह से इसमें बॉन्डिंग होगी। जब बच्चों हम यहां पर ऐसी चेन बनाते जाएंगे, चेन बनाते जाएंगे, ऐसा कंटिन्यूअस चेन बनाते जाए, तो एक बात मुझे बताओ, पहला वाला जो फॉस्फेट है ये फ्री रहेगा, क्योंकि यहां ऊपर तो बनेगा नहीं, नीचे चेन बनती जा रही है। ये फॉस्फेट कौन से नंबर पे है? 5। तो यहां 5 नंबर पे फॉस्फेट फ्री रहता है। तो ये जो एंड होता है, इस एंड को स्पेशली कहा जाता है 5' एंड। इस एंड का नाम क्या दिया गया? 5'। डैश इसलिए लगाते हैं, मतलब इन सब पे से यहां पर ऐसे डैश लगा दिया जाता है, 3', 4', 5'। डैश इसलिए लगाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन बेस में भी हम 1, 2, 3 नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए यहां डैश लगा देते हैं। तो यहां पर एग्जैक्टली क्या लगा होता है? डैश। और ये डैश पर फॉस्फेट फ्री है तो नाम बन गया 5' एंड। 5' एंड को पहचानने का बेस्ट तरीका यही है बच्चों, फॉस्फेट फ्री होना चाहिए। आगे मैं आपसे कभी भी ऐसे पूछूं कि फॉस्फेट फ्री है तो समझ जाना 5' एंड है। बिल्कुल सीधा तरीका है, फॉस्फेट फ्री मतलब 5' एंड। ऐसे हम अब चेन बनाते जाए तो लास्ट वाले का इस कार्बन नंबर 3 का OH फ्री रहेगा, लास्ट वाले का OH फ्री रहेगा। अब ये OH कौन से एंड पर है? कौन से पर? 3' पर है। तो यहां पर इस एंड को नाम दे दिया जाएगा 3' एंड। मतलब इधर तो बन गया 5' एंड, इधर बन गया 3' एंड। 5' 3' की पहचान करना बहुत आसान है। कैसे पहचानोगे? फॉस्फेट फ्री 5', OH फ्री 3'। क्या पहचान सकते हैं? यस, बहुत इजी वे में हम इनको पहचान सकते हैं। अब सबसे मेन बात आपको सिखाने के लिए मैंने यहां पर ये DNA को इस तरह से ड्रॉ कर दिया। क्लियर? यहां पर मैंने लिखा P और यहां लिख दिया OH। अब मैं आपसे पूछूं कौन सा 5 कौन सा 3 बता सकते हो? फॉस्फेट है मतलब 5', OH है मतलब 3'। क्लियर? यहां पर मैंने लिखा P और यहां पर लिख दिया OH। बताइए बच्चों, ये P मतलब 5', OH मतलब 3'। तो 5' 3' की पहचान हम बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? यहां पर जो बॉन्ड बने ये सब बॉन्ड याद रखना। इस बॉन्ड का नाम एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो नाइट्रोजन बेस शुगर के बीच में बना, शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। लेकिन 2 न्यूक्लियोटाइड में कार्बन टू कार्बन हम जाए, एक का कार्बन 3 अगले के कार्बन 5 तक हम जोड़े तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। तो किस तरह से इसमें बॉन्डिंग होती है ये बात अभी हमने सीखी। क्लियर? अच्छा, यहां पर फॉस्फेट और इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसमें नाइट्रोजन बेस सिखाने के लिए यहां पर आपके सामने 1, 2, 3 नाइट्रोजन बेस है।
3 नाइट्रोजन बेस है, बताओ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने बने? 3 नाइट्रोजन बेस से फॉस्फोडाइस्टर एक ये बना और एक ये बना, मतलब 2 ही बने। यानी 3 नाइट्रोजन बेस से और फॉस्फोडाइस्टर कितने बने? 2, एक कम करके हम दे सकते हैं। और ये जो डीएनए आपके सामने बनाया है ये एक तरह का हो गया सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे अब यही पूछने जा रहा हूं, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको बताना है कि कहां कितने होंगे। यहां पर बच्चों सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए और सर्कुलर डीएनए। सिंगल स्ट्रैंड में तो अभी मैंने आपको बताया कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काउंट करना है तो n-1 से कर लेंगे, जितने नाइट्रोजन बेस उससे एक कम कर लो। जैसे ये स्ट्रक्चर आपके सामने, नाइट्रोजन बेस अगर 3 है तो फॉस्फोडाइस्टर 1 और 1 2, मतलब 2 बन जाएंगे, 2 हो जाएंगे। लेकिन अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए हो, जैसे डबल स्ट्रैंड हो गया, अब इसमें बताना नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस 1 2 3 4 नाइट्रोजन बेस है, और फॉस्फोडाइस्टर एक इधर है और एक इधर है, 2 ही है, मतलब कितने कम हो गए? 2 कम। तो यहां n-2 से बताएंगे। एक बार फिर सुनना, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में n-1 से इंडिकेट करेंगे और डबल स्ट्रैंड में n-2। ऐसे समझ सकते हो, एक कम इस स्ट्रैंड में होगा तो एक कम इसमें भी तो होगा, तो 2 कम हो जाएंगे n-2 से। लेकिन सर्कुलर डीएनए है तो उसमें हम सिंपल n से बता देंगे, जितने नाइट्रोजन बेस होंगे उतने ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्योंकि सर्कुलर में क्या होता है कि यहां पर ये नाइट्रोजन, ये जो शुगर है फिर फॉस्फेट से जुड़ेगा, जब ये शुगर यहां पर इस फॉस्फेट से यहां पर जब जुड़ेगा तो एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और बन जाएगा, यानी 3 नाइट्रोजन बेस होंगे तो 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएंगे। तो सर्कुलर डीएनए में ये इक्वल टू n चलता है। जो बात यहां समझाई एक बार फिर सुन लेना, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में फॉस्फोडाइस्टर कैसे निकालते हैं? n-1 से, डबल स्ट्रैंड में n-2 से, और सर्कुलर डीएनए में n से। और यहां पर n नाइट्रोजन बेस को इंडिकेट करता है। ये जो n यहां पर लिखा है, n इज इक्वल टू नाइट्रोजन बेस, n यहां पर नाइट्रोजन बेस को इंडिकेट करने का काम कर रहा है। तो कैसे इसमें बॉन्डिंग की नंबरिंग काउंट करते हैं ये आप ध्यान रखिएगा। अगली स्लाइड जो अब हम लेते हैं और वो है नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, इनकी नेमिंग कैसे की जाए? अच्छा, इनकी नेमिंग करते टाइम अगर हमें न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग करना है तो न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग करते टाइम अगर प्यूरिन है तो यहां पर हम साइन या डाइन का यूज करेंगे। प्यूरिन है तो साइन और पायरिमिडिन है तो डाइन, एज अ सफिक्स लगाना है, लास्ट में जोड़ना है, सफिक्स जोड़ना है। सफिक्स मतलब बाद में जोड़ा जाता है, नाम के एंड में जोड़ा जाता है। अगर साइटोसिन, स्पेशली पॉइंट याद रखना, साइटोसिन ये बच्चों केवल नाइट्रोजन बेस है, चाहे यहां साइन लगा है लेकिन फिर भी वो नाइट्रोजन बेस को इंडिकेट करता है। ये बात आपको अभी एग्जाम्पल जब हम लेंगे तब अच्छे से समझ में आएगी। न्यूक्लियोसाइड में तो ये सिंपल तरीका होता है कि साइन या डाइन लगा होता है। न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग तो और आसान है। न्यूक्लियोटाइड तो चाहे प्यूरिन का हो चाहे पायरिमिडिन का हो, लास्ट में आइलिक एसिड जोड़ देते हैं। अगर लास्ट में आइलिक एसिड जोड़ दिया जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग करना बहुत सिंपल है। साइन डाइन है तो वो न्यूक्लियोसाइड होगा, आइलिक एसिड है तो न्यूक्लियोटाइड होगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल से अब आपको समझाता हूं। आपको समझाने के लिए यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहां पर नाम लिखा नाइट्रोजन बेस का, यहां न्यूक्लियोसाइड का और यहां न्यूक्लियोटाइड का। यहां नाइट्रोजन बेस है, न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस के साथ शुगर है, कौन सी वाली? राइबोस। अच्छा, राइबोस शुगर है तो डीएनए की बात होगी या आरएनए की? राइबोस शुगर है तो आप जानते हैं कि ये तो आरएनए की बात होगी। और न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या और जोड़ देंगे? फॉस्फेट और जोड़ देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन बेस का नाम लिखा एडेनिन। अगर सिंपल एडेनिन लिखा है तो वो नाइट्रोजन बेस को इंडिकेट करता है। अब इस एडेनिन के साथ राइबोस शुगर जोड़ दो, जैसे ये एडेनिन तो है ही, इसके साथ यहां पर ये राइबोस शुगर को जोड़ दिया, तो अब ये जो इतनी स्ट्रक्चर बनी इसका नाम दिया जाए तो अब इसका नाम यहां पर बनेगा एडिनोसाइन। ये इतना है तो एडेनिन, लेकिन अब इतनी स्ट्रक्चर का नाम दिया जाए तो एडिनोसाइन। लास्ट में क्या जोड़ देंगे? साइन सफिक्स जोड़ देंगे। क्लियर? अच्छा, यहां पर न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो एडेनिन तो है ही, शुगर है ही, अब इसके साथ क्या जोड़ दिया जाए? फॉस्फेट। और फॉस्फेट जुड़ते ही ये न्यूक्लियोटाइड बनेगा और अब यहां नाम दिया जाएगा एडिनाइलिक एसिड। जैसे आप देख भी रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग है तो क्या लगाना है? आइलिक एसिड। एक बार फिर सुनना, प्यूरिन है तो साइन, ये साइन लगा दिया, और न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो आइलिक एसिड लगा दिया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये इतने का नाम पूछा जाए, केवल ए का नाम पूछा जाए तो ये एडेनिन, ए से लेके यहां शुगर तक का नाम पूछे तो एडिनोसिन, लेकिन ए से लेके पूरा फॉस्फेट तक का नाम पूछे तो एडिनाइलिक एसिड। बात समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछेंगे,
एडिनोसाइन क्या है? नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो एडिनोसाइन, लास्ट में साइन लगते ही आप समझ जाओगे कि यह तो एक न्यूक्लियोसाइड होगा। बात समझ में? अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्वेनिन। यहां ग्वानिन लिया तो यहां नाम बन जाएगा ग्वेनोसाइन, लास्ट में साइन जोड़ देंगे, और इधर बन जाएगा ग्वानिलिक एसिड, यहां नाम बन जाएगा ग्वानिलिक एसिड। इसी तरह से यहां लिया साइटोसिन। अब ध्यान सुनना, साइटोसिन लास्ट में साइन लगा है लेकिन फिर भी ये नाइट्रोजन बेस है। यही स्पेशल पॉइंट मैं आपको कह रहा हूं कि इसको ध्यान रखना, गड़बड़ कराता है। साइटोसिन लिखा है तो वो न्यूक्लियोसाइड नहीं होता, वो नाइट्रोजन बेस होता है, क्योंकि साइटोसिन पायरिमिडीन है। और इसकी नेमिंग में क्या लेंगे हम? डाइन। जैसे यहां पे बन जाएगा साइटिडाइन, लास्ट में से डाइन लगा देंगे, क्लियर। और यहां बन जाएगा वही सेम, आइलिक एसिड जोड़ देंगे, साइटिडाइलिक एसिड। अगर हम बच्चों राइबो शुगर जोड़ रहे हैं, यानी आरएनए की बातें कर रहे हैं, तो आरएनए में एडेनिन आ गया, ग्वानिन आ गया, साइटोसिन आ गया। अगला यूरेसिल, और यूरेसिल है तो यहां पे बन जाएगा यूरिडीन, और यहां बन जाएगा यूरिडाइलिक एसिड। अब यहां देखो, अगर साइन लगा है या अगर डाइन लगा है, साइन लगा है या डाइन लगा है तो न्यूक्लियोसाइड है, और लास्ट में अगर आइलिक एसिड लगा है, हर जगह देखो आइलिक एसिड लगा है तो यह न्यूक्लियोटाइड है। पहचानने का सिंपल तरीका, साइन डाइन तो न्यूक्लियोसाइड, आइलिक एसिड तो न्यूक्लियोटाइड, और ये सब किसके थे? आरएनए के, राइबो शुगर लगा रखी थी। अब मैं यहां पर शुगर को चेंज करके डिऑक्सी राइबो शुगर ले लूं, मतलब डीएनए की बात करूं, और आपसे पूछूं कि नेमिंग दीजिए, क्या दे सकते हैं? यस, बड़े इजीली हम दे सकते हैं। अगर हम न्यूक्लियोटाइड लेते हैं, इस बार यहां पर शुगर को चेंज करते हैं और शुगर ले ली जाती है डिऑक्सी राइबोस, राइबोस नहीं डिऑक्सी राइबोस। तो यहां पर नेमिंग लगभग वही है, हल्का सा चेंज करना है। जैसे ये एडेनिन है तो यहां पर डिऑक्सी है तो नाम के आगे डिऑक्सी, नाम के आगे डिऑक्सी, फिर क्या बनेगा? एडिनो, और यहां पर तो साइड है तो मतलब न्यूक्लियोसाइड है तो साइन लगा देंगे, तो ये बन गया डिऑक्सी एडिनोसाइन। यहां पर भी डिऑक्सी, लास्ट में वही आइलिक एसिड, तो ये बन गया डिऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। ऐसे पूछा जाए, एडिनाइलिक एसिड मतलब वो आरएनए हो गया, और डिऑक्सी एडिनाइलिक एसिड है तो डीएनए हो गया। ये डिफरेंस हो गया। यहां आप देखोगे हर जगह बस डिऑक्सी जोड़ दिया जाएगा। सेकंड एग्जांपल, यहां लिया ग्वेनिन। अब नाम आप ही बोलो, मैं नहीं बताऊंगा। ग्वेनिन, तो इसका नाम डिऑक्सी ग्वेनोसिन, इसका नाम डिऑक्सी ग्वेनिलिक एसिड। अगला लेते हैं यहां पर साइटोसिन। अब आप बताइएगा, साइटोसिन है तो यह बन जाएगा यहां पर डिऑक्सी साइटिडीन, जो कि यहां पर पायरिमिडीन है, तो पायरिमिडीन के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? डाइन। तो डिऑक्सी साइटिडीन, तो यह बनेगा डिऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। अगर हम डीएनए की बातें कर रहे हैं तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अगला बताओ क्या होगा? थाइमिन, और थाइमिन है तो यह बन जाएगा डिऑक्सीथाइमिडीन, तो यह बनेगा डिऑक्सीथाइमिन डाइलिक एसिड। तो यहां पर फिर वही बात आ गई, अगर साइन लगा रखा है या डाइन लगा रखा है तो न्यूक्लियोसाइड है, आइलिक एसिड लगा रखा है तो न्यूक्लियोटाइड है। बात समझ में? अच्छा, बस गड़बड़ कौन करता है? ये साइटोसिन। इसको अच्छे से याद रखना बच्चों, ये गड़बड़ कराता है। साइटोसिन आ गया मतलब समझना वो नाइट्रोजन बेस होगा, न्यूक्लियोसाइड नहीं होगा। तो किस तरह से नेमिंग करते हैं? क्लियर है? साइन डाइन न्यूक्लियोसाइड में, आइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में। क्लियर? एक क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में यहां पर कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए। क्वेश्चन में क्या पूछा है? न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए, और आपके सामने 4 ऑप्शन है, डिऑक्सी ग्वेनोसिन, साइटोसिन, यूरिडाइलिक एसिड, एडिनोसिन। सोल्व करिए आप, क्या आंसर आएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हाँ, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके सामने यहां पर आंसर आएगा 4। क्लियर? अब एक एक करके चेक करते हैं कि गलत क्या है। ये वाला गलत क्यों है? फर्स्ट वाला गलत क्यों है? क्योंकि डिऑक्सी लग गया। डिऑक्सी लग गया मतलब ये तो डीएनए का हो गया, जबकि पूछा तो आरएनए का है, तो उसको तो हटा दिया। सेकंड ऑप्शन साइटोसिन, गड़बड़ कराता है। साइटोसिन ये तो एक नाइट्रोजन बेस है, ये न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड कुछ नहीं है, तो नाइट्रोजन बेस होता है। यूरिडाइलिक एसिड, गड़बड़ क्या हुई? आइलिक एसिड है तो न्यूक्लियोटाइड है, जबकि अपने से तो साइड पूछा है। अब यहां देखो, साइन लगा है, साइन लगा है मतलब श्योर है न्यूक्लियोसाइड है, और यहां डिऑक्सी भी नहीं लगा है मतलब यह भी श्योर है कि यह आरएनए का है। तो इसलिए हम कहेंगे इसका आंसर क्या जाएगा? 4। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ये पहचानने का तरीका बिल्कुल बहुत आसान है, आप अच्छे से इनको ध्यान भी रखिए।
क्लियर। एक पॉइंट और लेते हैं। ये बच्चों यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का नाम आप दीजिएगा। यहाँ शुगर मैंने राइबोस लगा रखी है, नाम बताइए इसका। आप सभी कह सकते हैं इसका नाम एडिनाइलिक एसिड, सभी जानते हैं। एडिनिन, एडिनोसिन और फॉस्फेट आ गया तो एडिनाइलिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड है। अब मैं इसका एक नाम और देता हूं यहाँ पे। मैं अगर यहां से लेके यहां तक का नाम पूछता, बस इतने से का नाम पूछता, बताइए बच्चों, इतने का नाम पूछता तो मैं कहता एडिनोसाइन। कितने फॉस्फेट लगा रखे? एक। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि एडिनोसाइन एक फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, शॉर्ट में कहें तो AMP। ये AMP हो गया। यहां तक का नाम एडिनोसाइन, एक फॉस्फेट इसलिए मोनोफॉस्फेट कह दिया। क्लियर। अच्छा, यहां एक फॉस्फेट और जोड़ देता तो डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट और जोड़ देता तो ट्राइफॉस्फेट, जैसे ये स्ट्रक्चर आपके सामने। अब इसका नाम आप दीजिए, यहां तक का नाम बोलो आप, तो यहां तक का एडिनोसाइन। कितने फॉस्फेट हो गए? 3। तो एडिनोसाइन 3 फॉस्फेट है तो ट्राइफॉस्फेट, इसी को हम कहेंगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और शॉर्ट में इसको लिख दिया जाता है ATP। ये AMP है, 2 होते तो ADP होता, 3 है इसलिए इसको ATP कह देते हैं। ATP बड़ा फेमस मॉलिक्यूल है, बायोलॉजी में कई जगह इसका यूज किया जाता है। तो जैसे ही ATP आता है, ATP आ गया मतलब यही बच्चों को ATP होता है। अब क्वेश्चन मेरा, क्या ATP में शुगर होती है? यस होती है, और ATP में शुगर राइबोस होते हैं। जब नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना बच्चों से कि ATP में शुगर होती है, तो बच्चे कहते हैं ATP में शुगर क्या करिए? अरे होती है, और यहाँ शुगर 5 कार्बन वाली राइबोस शुगर होती है। अब मैं यहाँ पर A के बजाय, इसके बजाय मैं यहाँ G लिख देता, बाकी सब वही रहता, G लिख देता, तो अब ये क्या बन जाता? ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ये ATP, तो ये क्या बन जाता? GTP। अगर यहाँ पर मैं C लिख देता तो ये CTP, अरे यही तो होगा, ये CTP। और अगर मैं यहाँ U लिख देता तो UTP हो जाता। अच्छा, मैं T नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ शुगर कौन सी लगा रखी है? राइबोस। ये RNA की बातें चल रही है, तो ATP, GTP, CTP, UTP इस तरह के मॉलिक्यूल होंगे जो RNA बनाने में यूज करेंगे। आगे इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे भी कि कैसे ये यूज किए जाते हैं। क्लियर। एक स्ट्रक्चर और लेते हैं। यहाँ बच्चों आपके सामने ये स्ट्रक्चर बना रखी है। इस बार यहाँ पर शुगर डीऑक्सीराइबोस है। अब नाम आप लोग देना, यहाँ तक का नाम बोलो। अच्छा, इसको एक नाम तो हम दे सकते हैं डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, एक और नाम, यहाँ तक का नाम डीऑक्सी एडिनोसाइन। एक फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट, शॉर्ट में कहें तो DMP हो गया, DAMP हो गया। अच्छा, यहाँ पे 2 फॉस्फेट, अच्छा D क्यों लगा दिया? क्योंकि शुगर डीऑक्सीराइबोस है। अगर AMP लिखा है तो राइबोस शुगर होगी, DAMP लिखा है मतलब वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। एक मॉलिक्यूल और आपके सामने यहाँ लिखा, इस बार यहाँ पर 3 फॉस्फेट है तो ये लेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन, 3 फॉस्फेट है, इसका मतलब ट्राइफॉस्फेट, शॉर्ट में लिखे तो DATP। अच्छा, ATP और DATP डिफरेंस समझ में आ रहा है? ATP ये RNA के अंदर होगी और DATP DNA में हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर G लिख देता तो अब ये बन जाता DGTP। अगर यहाँ C लिख देता तो DCTP, ये DCTP बन जाता, और अगर T लिख देते तो DTTP बन जाता। तो यहाँ DATP, DGTP, DCTP, DTTP इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनती है। जो बातें यहाँ समझाई कुछ क्लियर हुई? क्लियर। तो इस तरह से इनकी नेमिंग दी जाती है। आगे इन मॉलिक्यूल का हमें बहुत यूज भी है कि ATP, GTP, CTP और DATP, DATP। अगर D लगा है मतलब डीऑक्सी DNA का पार्ट है, D नहीं लगा है मतलब राइबोस शुगर है, वो RNA का पार्ट है। क्लियर बच्चों। तो अभी तक हमने न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ये बातें हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन में सीखी है।